नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने भी से छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत खतरनाक वाला स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास में आए, आप सभी जानते हैं कि ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाफट से बता देंगे कौन कौन बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है। ठीक है सर चलिए, बड़ा बढ़िया लगा भाई आप सभी को यहाँ देखकर। मूल विधि की खासम खास क्लास। आप लोगों के द्वारा एक बात कही गई थी कि सर मूल विधि की क्लासेस में थोड़ी कंटिन्यूटी लाई जाए, उसी कंटिन्यूटी के चलते मैंने इसमें कंटिन्यूटी लाया। और अभी आपको ये देखने को मिल रही है कि यह लेक्चर नंबर 6 है मूल विधि का। ओवरऑल जो है हम अच्छे खासे लेक्चर्स इसमें करेंगे। आपको कंप्लीट मूल विधि YouTube से मेरे द्वारा देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं अभी आपको संपूर्ण तौर पर कह रहा हूं। और याद रखना कि हम आज बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम भाग 2 करने वाले हैं। हालांकि मैंने कहा था कि एक क्लास के अंदर हम पूरे के पूरे पोर्शन को कवर अप कर लेंगे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपका जो पूरा भाग है वो नहीं हो पाया। इस वजह से उसके बचे हुए भाग को हम आज कर रहे हैं। आज ना केवल हम बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम को करेंगे, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हैं, यूपी सब इंस्पेक्टर में आए हैं, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में आए हैं, और ये क्लैट के पेपर में भी आए हैं, क्लैट के पेपर में भी आए हैं। तो यहां जितने में भी आए हैं उन सबको हम कवर अप करेंगे। फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं आप। ठीक है सर, बच्चे पूछ रहे थे इतनी देर से आप कहां थे। बाबू दरअसल ना दूसरी क्लास अभी चली हुई थी, तो दूसरी क्लास को अभी जस्ट कंप्लीट करके तब आपकी क्लास में मैंने एंट्री ली है। ठीक है, दूसरी क्लास किस चीज की थी बच्चे? वो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास चल रही थी। जो दूसरी क्लास अभी मैंने कंप्लीट की है वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास थी वो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी जस्ट मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहा था उसके बाद अभी मैं आपके सामने हूं। ठीक है, कैसे हो आप? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? कल की क्लास सब बच्चों ने देख ली होगी। नहीं देखी है भैया, सबसे जरूरी बात है कि आप कल की क्लास को जरूर देख लें, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। कल की क्लास अगर नहीं देखी है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कल की क्लास जरूर देख लें। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी और समस्या के। वी आर स्टार्टिंग द क्लास माय बॉय। चलिए, तो मूल विधि के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आज हमारा टुडे दिस इज लेक्चर 6। आज है आपका लेक्चर नंबर 6, लेक्चर 6 है। और आपको मैं एक बात डिक्लेयर कर देता हूं, संपूर्ण मूल विधि यूट्यूब पर फ्री रहेगी। संपूर्ण मूल विधि मैं यूट्यूब पर कराने वाला हूं। मूल विधि आपको कहां देखने को मिलेगी? यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी संपूर्ण मूल विधि ऑन यूट्यूब। दैट इज कंप्लीटली बेसिकली परफेक्टली फाइन, राइट? दूसरी बात यह है कि यूट्यूब पे जो रहेगी, इसमें मैं थियरी भी आपको करा रहा हूं और साथ में क्वेश्चंस भी आपको करा रहा हूं। थियरी भी आपको करा रहा हूं और क्वेश्चंस भी आपको करा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी होगी। थियरी और क्वेश्चंस दोनों ही करने के लिए हम तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तैयार आप भी हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अब यहां पर जैसा मैंने बताया आज लेक्चर 6 है, तो प्रीवियस लेक्चर्स के लिए प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लेना। प्रीवियस लेक्चर्स आप जरूर देख लेना। पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे ख्याल से आप उसे देख लेंगे। प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रही है जिसमें हम कंप्लीटली मूल विधि की सभी बातों को कर रहे हैं। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपकी क्लास को आगे बढ़ाना हमें भी उचित लगे और आपको भी। तो क्लास को लाइक करना बनता है। फटाफट से क्लास को आप जैसे ही लाइक करेंगे, हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। है जी? तो कल की क्लास में जहां तक मैटर हो चुका था, हम उससे आगे इसको बढ़ाने वाले हैं। सर कंप्यूटर का क्या हुआ? इस शनिवार को कंप्यूटर की क्लास होगी। ठीक है, चलिए और बताइए। देखो, अगर मैं बात बताऊं तो मैंने बताया था कि ओवरऑल ये वाला जो सिलेबस है वो हम यहां पर पूरा करने वाले हैं। इसमें आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो चुका है, घरेलू हिंसा हो चुका है, स्त्री अशिष्ट रूपण हो चुका है, और बाल विवाह को हम पढ़ रहे थे। इसके बारे में काफी कुछ बातें कल हो चुकी थी, बाकी बची हुई बातें हम आज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हुआ आया था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम क्यों आया, किस कारण से आया, इसके बारे में क्या कुछ जानकारियां थी। ठीक है, अब ये सब चीज बताते हुए मैंने इसको दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके सामने क्लियर किया था। फिर मैंने बताया था कि भैया यह जो होता है, इसके लिए पहले एक शारदा अधिनियम ब्रिटिश काल में 1929 में लाया गया था, परंतु उसमें सजा बहुत कम थी, लोगों में मार नहीं लगती थी। ठीक है, याद रखना, लोग डरते नहीं थे। इस वजह से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया, जिसमें कोई भाग नहीं है, परंतु इसके अंदर धारा अर्थात इसके अंदर आपको सेक्शंस देखने को मिल रहे थे। सेक्शंस उसके अंदर आपको देखने को मिल रहे थे, जिनकी संख्या 21 है। अब 21 सेक्शंस में से जो धारा 1 है वो हम देख चुके थे।
इसके बाद धारा 1 के बाद धारा 2A B और धारा C देख चुके थे। इसके बाद धारा 3 भी हम देख चुके थे और इसके बाद धारा 4 भी हम देख चुके थे। अब आज की क्लास में हम धारा 5 की बात करने वाले हैं। अब आज की क्लास में हम धारा 5 की बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए धारा 5। तो हेडिंग डाल लीजिए बाबू धारा 5। धारा 5 की हेडिंग डाल लीजिए। धारा 5 की हेडिंग आप डाल लीजिए। बहुत जरूरी और बहुत जोर की धारा है धारा 5। क्या आप तैयार है धारा 5 के लिए? नोट्स खुद से बनाएं। नोट्स आप खुद से बनाइए। नोट्स आप खुद बनाएं, खुद बाई सेल्फ बनाइए। ठीक है, याद रखना। मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूं बाबू, सुनो, मैं लिखा लिखाया भी ला सकता हूं कि हाँ स्लाइड बनी है। अब इसमें क्या है भैया, आप भी जानते हैं कि स्लाइड बनवाने में और यहां आने में कितना ही टाइम लग जाएगा। मैं हाथ में कॉपी लेके भी पढ़ा सकता हूं कि हाँ जी, लेकिन तुम भी समझते हो कि सारा का सारा निर्णय यह है कि मैं आपको एग्जैक्ट चीज बता पाऊं और आपको मैं वो बता पाऊं जो जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां लिखा लिखाया लाऊं तो टिक लगाने के लिए तो कोई भी आ जाएगा ना, फिर कोई भी टिक लगा लेगा, आप भी टिक लगा लेंगे। क्या वो चीज आपकी समझ को विकसित कर पाएगी? नहीं। आपकी समझ को विकसित जब तक नहीं किया जाएगा तब तक आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी वजह से संपूर्ण तौर पर क्षमताओं पे खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और धारा 5 की हम यहां पर बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना। अब मैंने आपको धारा 4 में एक चीज बताई थी कि बाल विवाह में अनुबंध करने वाली महिला का भरण पोषण या अनुतोषण कौन करेगा। यानी कहने की बात यह थी कि जो बाल विवाह में जो महिला पक्ष होगा, अगर किसी कारण से सेपरेशन हो जाता है, पता लगता है कि जिनका बाल विवाह हुआ था उस महिला के ऊपर पता लग जाता है कि इसका बाल विवाह है, न्यायालय ने आदेश दे दिया इनको अलग कर दो, तो उस महिला के भरण पोषण की, निवास की, रेजिडेंस की और उसका जितना भी मेंटेनेंस है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो रेजिडेंस और मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी चली जाती है वो किसको चली जाती है? उसके पति को जाती है, अगर वो वयस्क है। अगर उसका पति वयस्क नहीं है तो किसको जाती है? तो उस व्यक्ति के, जो भी उसका पति है, उसके माता पिता को जाती है, वही उसका ख्याल रखेंगे। राइट, सिंपल। अब धारा 5 में क्या है देखो, बाल विवाह से उत्पन्न हुए जो बच्चे होते हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि बाल विवाह हुआ तो बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। अरे भाई, बच्चे तो उत्पन्न होंगे। ठीक है, जी हां। तो बच्चों की अगर मैं बात करता हूं, बाल विवाह से उत्पन्न छात्रों, बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों, बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों के भरण पोषण के अनुबंध, इसको आप कैसे लिखेंगे? प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस अबाउट मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, और उसमें पता लगता है कि वह बाल विवाह से उत्पन्न हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो भरण पोषण है वो कौन कर सकता है? ठीक है, चलिए देखो, एक और बात इसके अंदर आती है, अभिरक्षा के प्रावधान भी इसी में है। बाल विवाह से उत्पन्न जो बच्चे होंगे, अभिरक्षा प्रावधान भी इसी सेक्शन में दिए गए हैं। अभिरक्षा प्रावधान भी इसी में है, प्रावधान भी यही है, प्रावधान भी दिए गए हैं। अब ये अभिरक्षा प्रावधान क्या होता है? अभिरक्षा का मतलब होता है कस्टडी प्रोविजंस वर गिवन हियर। कस्टडी प्रोविजंस वर गिवन हियर। कस्टडी प्रोविजंस आर गिवन हियर। प्रोविजंस आर गिवन हियर। जो कस्टडी प्रोविजंस है बच्चे, वो भी यहीं पर दिए गए हैं। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना कि अगर यहां पर देखने को मिलता है कि भैया किसी की मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है, चाइल्ड मैरिज है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कल, मैं उस एग्जांपल को रिकॉल करता हूं ताकि आप समझ पाए। एक पुरुष आपको यहां देखने को मिलता है जिसका नाम है रंगा। जिस पुरुष का नाम है रंगा, मैं केस 1 ले रहा हूं, दिस इज केस 1 यहां पे मैं ले रहा हूं। अब इसका नाम है रंगा और इसकी शादी होती है रंगी से इसकी शादी हो जाती है। लेट्स सपोज दिस इज रंगी। रंगी की जो उम्र है दैट इज अबाउट 17 ईयर्स और जो रंगा की जो उम्र है दैट इज अबाउट 19 ईयर्स। ये दोनों ही अभी बाल अवस्था में हैं, दोनों ही बालक कहलाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये कब वयस्क होगी? जब ये 18 की हो जाएंगी। ये कब वयस्क होगा? जब ये 21 का हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। केस 1 की बात करता हूं, इनको एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है।
ठीक है, ओके। तो इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, इसकी कस्टडी कौन हो गया। अब न्यायालय ने आदेश दिया कि यह कार्य गलत है। इसमें इसी केस के अंदर न्यायालय ने विवाह को रद्द कर दिया, विवाह को नलीफाई कर दिया, रद्द किया। अब ऐसी परिस्थिति में बच्चे, ये जो बच्चा है इसका क्या होगा, इस बच्चे की कस्टडी कहां जाएगी, ये बच्चा किसके पास रहेगा बताओ। देखो ये जो बच्चा होगा ना, ये किसके पास रहेगा। पहली बात, इसमें प्राथमिकता दी जाएगी किसको, रंगी को। प्राथमिकता माता के पास रहेगी। वह किसके पास रहेगा, वह मम्मी के पास रहेगा, याद रखना। जी हां, मैंने बताया कि अभिरक्षा यानी कस्टडी, अभिरक्षा में माता को प्राथमिकता मिलेगी, माता को प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, हम किसको प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस गिवन टू मॉम, प्रेफरेंस गिवन टू मदर, कि माता को कस्टडी मिलने के चांसेस रहेंगे। पहला प्रेफरेंस माता को ही मिलेगा कि मम्मी को इसके जो अभिरक्षा है, कस्टडी है, वो मिल जाएगी। लेकिन इस बच्चे का खर्चा कौन करेगा, ये बच्चा पैदा किसने करा है। सिर्फ पैदा तो रंगी नहीं करा है, लेकिन इसका जो पिता है वो रंगा है। ऑब्वियसली बात है, इसका पिता तो रंगा है, लेकिन बाल विवाह में है, राइट। बाल विवाह को नलीफाई कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नलीफाई कर दिया कि बाल विवाह नहीं है, रद्द होता है विवाह। तो ऐसी परिस्थिति में इस बच्चे का जो ध्यान रखेगा वो कौन रखेगा। सर ऐसी परिस्थिति में बच्चे का भरण पोषण यानी बच्चे का मेंटेनेंस, भरण पोषण कौन करेगा भाई, भरण पोषण कौन करेगा बताओ। बच्चे का भरण पोषण यानी मेंटेनेंस कौन देखेगा, मेंटेनेंस कौन देखेगा। सर जी बच्चे का मेंटेनेंस देखेगा उसका जो पिता है, जो इसका इस औरत का पति है या फिर पिता है, पिता देखेगा। ठीक है, भले ही वह कोई भी हो। अगर ये वयस्क है तो देखेगा, अगर ये वयस्क है तो ये भरण पोषण देखेगा। अगर इसका पिता ही अवयस्क है तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अगर इसका पिता ही अगर एडल्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका पिता ही माइनर है तो क्या होगा, अगर पिता माइनर है तो पिता के माता पिता या गार्जियन, पिता के माता पिता या संरक्षक इस मामले को देखेंगे, पिता के माता पिता या संरक्षक इस पूरे मामले को देखेंगे, गार्जियंस और मदर फादर। ठीक है, इसके गार्जियंस या मदर फादर इस चीज को देखेंगे और इसको मेंटेनेंस लाकर देंगे। ठीक है, दोनों नहीं देंगे भरण पोषण देना पति की जिम्मेदारी है, पिताश्री देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेंटेनेंस के बारे में प्रावधान ये है, ये किसके आदेश पर होता है। एक सवाल पूछा जाता है कि अभिरक्षा प्रावधान या भरण पोषण प्रावधान किसके द्वारा कराया जाता है, न्यायालय द्वारा कराया जाता है, दैट इज बाय न्यायालय। ठीक है, चलिए ठीक है सुरेश, जिस दिन तुम्हारी इस मानसिकता का बदलाव होगा उस दिन आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। ठीक है, याद रखना। और जितने भी ऐसे छात्र हैं जो क्लास के अंतर्गत आकर ऐप के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, मैं आपको एक बहुत स्पष्टीकरण की बात कहता हूं। आप एक छात्र हैं, वर्तमान में आपका ध्येय पढ़ना है, अभी है आपकी क्लास चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका ऐप किस दिन चला किस दिन नहीं चला, पूछा जाएगा कि जो आपने पढ़ा क्या वो समझ पाए, जो आपने पढ़ा क्या वह आपको स्पष्ट था। शायद आपको मदद देगा और आपको एग्जाम निकालने में सहायता भी देगा। यहां पर मेरे द्वारा कही जाने वाली एक एक बात आपके लिए जरूरी है। इस क्लास का मेरा ध्येय कभी भी अपने किसी भी निजी फायदे से संबंधित नहीं था, ना ही भविष्य में रहेगा, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझेंगे। आपको यह समझने में बहुत लंबा समय लगेगा कि जीत सर हमारे लिए ऐसे क्यों करते हैं, यह हमेशा आपके लिए किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। अगर आप धारा 5 को पढ़ चुके हैं तो हम इसके बाद हम अगली धारा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। धारा 5 के बाद पहले ये बताओ, धारा 5 आपको समझ में आई? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई भी परेशानी होगी धारा 5 में। ठीक है जी हाँ, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप देखो, मैं इस चैनल के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट मनी है वो इसमें नहीं क्रिएट करा था।
बहुत सिंपल सी बात है कि इस चैनल के ऊपर मेरा ध्येय आप लोगों तक जाना है, आप लोगों तक वो पहुंचाना है जो वास्तविकता में जिसकी आपको जरूरत है। आपसे सिर्फ मेरा इतना ही ध्येय है। अगर आपको लगता है कि मैं चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए कर रहा हूं तो आप अपने मित्रों को बता सकते हैं कि अगर मूल विधि पढ़नी है, जीएस पढ़नी है, तो आप जस्ट गिव द नेम एंड लास्ट इज द हिस्ट्री। सिर्फ आप नाम दीजिए, आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा। जिसको आप नाम देंगे उसका सिलेक्शन भी इस बार जरूर होगा। बिलीव मी, दिस इज द पॉइंट आई एम सेइंग। धारा 6 आप लिख लीजिए। धारा 6 के बारे में फटाफट लिख लीजिए। धारा 6 के बारे में फटाफट से लिख लीजिए। धारा 6, धारा 6 में बताया गया है कि जो भी बच्चा ऐसा होगा जो उत्पन्न हुआ है, जो भी बच्चा ऐसा होगा जो उत्पन्न हुआ है बाल विवाह से, क्या वो कंप्लीटली लीगल होगा? बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे की वैधता, बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे की वैधता, बाल विवाह से, आप बताओ, विवाह से पैदा हुए बच्चे की वैधता, बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे की वैधता, पैदा हुए बच्चे की वैधता, वैधता, legitimacy of the child marriage, legitimacy of child marriage। अगर कोई बच्चा बाल विवाह से उत्पन्न हुआ है, क्या वह पूरी तरीके से लेजिटिमेट होगा? फटाफट बताइए। सर मूल विधि की कोई बुक है? हाँ बच्चे, बुक है मेरी मूल विधि की, दैट इज गोइंग टू लॉन्च, इस सैटरडे लॉन्च हो जाएगी। देखो याद रखना, वह पूर्ण धर्मज्ञ होगा, पूर्ण धर्मज्ञ होगा यानी पूरी तरीके से लीगल होगा, कंप्लीट लीगल होगा, कंप्लीट लीगल होगा, और सभी अधिकारों का हकदार होगा, 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 हकदार होगा, सभी अधिकारों का हकदार होगा। ठीक है, चलो। तो he will get, he or she will got all rights, जितने भी अधिकार हैं वो सभी अधिकार वह प्राप्त करेगा। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे इसी के अंदर। धारा 6 तो आप समझ गए, मतलब ऐसा नहीं है कि अब देखो यार उसमें उस बच्चे की क्या गलती, उस बच्चे की क्या गलती यार, वो तो इस दुनिया में आया, उसके माता पिता बच्चे निकले, उसमें उसकी क्या गलती है? दिस इज जस्ट अ बर्थ, एक बच्चे का जन्म हुआ है, इसका कारण आप समझते हैं कि इसके माता और पिता के द्वारा ही उसको उत्पन्न किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में वह अगर बच्चे भी हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो लेजिटिमेट नहीं होगा, दैट इज कंप्लीटली लेजिटिमेट। जितने भी अधिकार हैं सबका हकदार होगा, अपने पिता की संपत्ति में उसका बराबर की हिस्सेदारी होगी, ये चीज आपको देखने को मिलती है। धारा 6, अब धारा 6 आपने देख लिया, धारा 7 अब देखिए। धारा 7 आप देखेंगे। अब धारा 7 किस बारे में बात करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी धारा 7 भी, कोई इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब मान के चलिए कि क्या न्यायालय अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को बदल सकता है? क्या न्यायालय अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को बदल सकता है? बहुत प्यार से पूछ रहा हूं। न्यायालय ने कहा, मतलब धारा 4 और 5 की बात कर रहा हूं, यहां देखो एक बार, धारा 4 में और 5 में बात कर रहा हूं कि पैसे जो दिए गए हैं, ये जो अनुबंध है, बच्चे के रख रखाव के लिए पैसे दिए गए हैं, अगर न्यायालय चाहे तो उसको बदल सकता है अपने इच्छा के अनुसार से, राइट? तो बहुत ध्यान से समझिएगा धारा 7 में क्या बात लिखी हुई है कि यदि न्यायालय चाहे तो धारा 3 या धारा 4 और धारा 5, धारा 4 और धारा 5 के अधीन, धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिए गए अनुतोषणों को, दिए गए अनुतोषणों में परिवर्तन कर सकता है, अनुतोषणों में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, वर्तन कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है, मैं यहां कहना क्या चाहता हूं कि न्यायालय ने लेट सपोज को डिसीजन दे दिया कि भाई बात यह है कि आप ना, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट वी टेक एन एग्जाम्पल। धारा 7 में क्या कह रहा है, धारा 4 और धारा 5 कह रहे हैं। एक है बच्चे धारा 4 और एक कह रहा है वो धारा 5, इसी की बात वो कर रहा है। इसमें क्या है, महिला को जो यहां पर अनुतोषण मिलता है, महिला को अनुतोषण जो मिलता है, अनुतोषण,
अब ये जो अनुतोषण महिला को मिलता है, कैसे मिलता है बच्चे? ये महिला को अनुतोषण मिलता है उसके भरण पोषण के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए, रहने के लिए। अब यहां पर कोर्ट ने आदेश दिया, लेट सपोज कोर्ट ने कोई आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया, कौन सा कोर्ट है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इसका जो पति है वो इसको पर मंथ इसका जो पति होगा वो इसको 6,000 रुपए देगा हर महीने के। अब इसमें क्या है? बच्चे को अनुतोषण मिलता है, बच्चे को अनुतोषण है। अब इसके अंदर भी बच्चे यही बात क्लियर की गई है, बच्चे को जो अनुतोषण मिल रहा है इसमें भी ये कहा गया है, ये किस लिए मिलता है? ये भरण पोषण के लिए, यानी मेंटेनेंस के लिए। इसको मेंटेनेंस बोलते हैं, मेंटेनेंस इसको बोलते हैं बच्चे, और इसको बोलते हैं रेजिडेंस। इन दोनों चीजों के लिए मिला है। अब इसमें कहा गया कि बच्चे के रखरखाव के लिए पैसा खर्च होगा 4,000 रुपए प्रति माह और मंथ खर्च होंगे। अब ये ऑर्डर भी किसका है? दिस इज बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या इसको चेंज किया जा सकता है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही दिया है ऑर्डर। ये ऑर्डर्स किसके हैं? ऑर्डर्स किसके होते हैं? ऑर्डर्स होते हैं सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होते हैं। तो दरअसल पता है बात क्या है? धारा 8 में एक बात लिखी हुई है, धारा 8 में एक बात लिखी हुई है कि यदि जज चाहे तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, अगर वो चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में वह इसको बढ़ा या घटा सकता है। धारा 8 में क्या बात लिखी हुई है? धारा 8 कह रही है, धारा 7, अभी धारा 7 ही तो बढ़ा रहा, हाँ धारा 7। तो धारा 7 कहती है, धारा 7 कहती है कि वह इसमें परिवर्तन कर सकता है। जज कैन मेक परिवर्तन, जज इसके अंदर चेंज ला सकता है, जज इसमें भी चेंज ला सकता है। तो जज दोनों में परिवर्तन ला सकता है। जज को लगता है कि कल को पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो उसको परिवर्तित कर सकता है, एक मुश्त भी कर सकता है, मासिक भी कर सकता है, दैट कैन मेक चेंज, वो कर सकता है। कौन कर सकता है? जज कर सकता है। तो ये कहां लिखा हुआ है? धारा 7 में लिखा हुआ है, धारा 7 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे कैसे? द जज। अच्छा, एक बच्चे पूछा अनुतोषण क्या होता है? अनुतोषण का मतलब होता है दिया गया धन जो कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी महिला या अपने बच्चों के लिए एज ए हर्जाना भरना पड़ता है। ठीक है जी हाँ। तो अब बहुत ध्यान से समझना, यदि न्यायालय चाहे तो ऐसा हो सकता है, इफ कोर्ट विशेस दैट it can alter the decision made under सेक्शन 4 और 5, सेक्शन 4 और 5। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो बेहतरीन, समझ पाए? हाँ जी, अगर समझ पाए हैं तो लाइक कर दीजिए क्लास को और चलिए आगे चलते हैं लल्ला, क्योंकि आ चुके जो छात्र हैं वो लाइकों से कहीं ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए। एक मुश्त का मतलब क्या होता है? चाहे तो इसका जो हस्बैंड है वो हर महीने न देकर एक ही बार में 10 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, काम खत्म कर सकता है। ऐसे भी हो सकता है, अगर उस पर महिला एग्री है तो ऐसा हो सकता है। अब आपने धारा 7 देख ली, अब हम धारा 8 की बात करते हैं बाबू। धारा 8 क्या कहती है? मैं सारी धाराएं इसकी फटाफट से कंप्लीट कर देता हूं। धारा 8 में क्या लिखा हुआ है? धारा 8 में क्या लिखा हुआ है? फटाफट बताइए, धारा 8 में क्या लिखा हुआ है कि किस न्यायालय में पिटीशन फाइल किया जा सकता है? किस न्यायालय में पिटीशन फाइल किया जा सकता है? कोर्ट टू विच पिटीशन शुड बी मेड, कोर्ट टू विच पिटीशन शुड बी मेड, पिटीशन शुड बी मेड, शुड बी मेड, शुड बी मेड। सर हम तो हिंदी वाले हैं बाबू, हिंदी तो मेरे दिल में बसती है, हिंदी इज इन माई हर्ट। ठीक है, चलिए। किस न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है कि यानी बाल विवाह का कोई भी केस है, बाल विवाह का कोई भी केस है तो किस न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? किस न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? याचिका दायर की जा सकती है, बताओ कहां कहां की जा सकती है? दायर की जा सकती है, की जा सकती है। तो भाई ये किसी भी न्यायालय में हो सकती है, इसके लिए कंडीशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, चलिए। और वो किस तरह बनती है? देखो जी भाई, मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनी हो इस बात ना। ठीक है, इसमें कई बार यो होया है कि भाई समझ में कौन नहीं आवे है, कि फिर कमें है कि सर यो के कह दी हमने, ठीक है, मेरा ही नहीं पाट रहा। तो एक बार मेरी ध्यान से सुनो एक बात, कि जहां पर महिला का निवास है, लड़की का निवास स्थान, लड़की के निवास क्षेत्र का न्यायालय, निवास क्षेत्र का न्यायालय,
क्षेत्र का न्यायालय। न्यायालय यानी कोई भी ऐसा कोर्ट है जो लड़की के रेजिडेंस से मैच खाता है। ठीक है, बात आई समझ में? भाई निवास क्षेत्र अब कैसा हो सकता है? लड़की का जो निवास क्षेत्र ये अस्थाई या अस्थाई दोनों हो सकता है। या तो वहां पे वो अब रह रही है, ठीक है, या फिर वो पहले रही है। या तो वो वहां पे अब रह रही है, रेजिडेंस ऑफ गर्ल, रेजिडेंस ऑफ गर्ल, ऑफ गर्ल। इट कैन बी परमानेंट और टेम्परेली। इट कैन बी परमानेंट और टेम्परेली, टेम्परेली हो सकती है। ठीक है, जहां विवाह हुआ हो, जहां विवाह हुआ हो, एग्जाम्पल भी दूंगा इसका, जहां विवाह हो, जहां विवाह हुआ। ठीक है, मैरिज प्लेस, मैरिज प्लेस, मैरिज प्लेस है जी, मैरिज प्लेस। या फिर जो लड़का है, लड़के का निवास क्षेत्र संबंधी न्यायालय, लड़के के निवास क्षेत्र संबंधी न्यायालय में, निवास क्षेत्र संबंधी न्यायालय में, संबंधी न्यायालय में, न्यायालय में ऐसा हो सकता है, न्यायालय में ऐसा संभव है। इसको क्या बोलते हैं? रेजिडेंस ऑफ बॉय मैरिज, रेजिडेंस ऑफ बॉय, रेजिडेंस ऑफ बॉय। जो लड़का है उसके निवास पर, वो भी दोनों प्रकार से हो सकता है। चाहे तो इसका निवास क्षेत्र ये भी स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकता है, ये भी आपका स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकता है, स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकता है। ये भी आपको परमानेंट और टेम्परेरी दोनों हो सकता है। अब इसको बात को समझने की कोशिश करना। लेट सपोज कोई परिवार था, अब जैसे मैं आपसे बात करता हूं, कोई फैमिली है, दिस इज ए, दिस इज, या दिस इज बी, दिस इज जी, दिस इज बी, दिस इज जी, ये बी है और भाई वो जी है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि भाई इसमें जो बी है, बी, ठीक है, बी, तो बी लेट सपोज लड़का है और लड़का रहने वाला है कित का? हिसार का, हिसार का है छोरा। अब भाई छोरी कितकी है जी? छोरी आपको देखने को मिलती है रोहतक की, रोहतक की है। अब इनका विवाह कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में भी कहां पे इनका विवाह करा देते हैं? बुलंदशहर में, क्योंकि लड़का जॉब करता है, लड़का जॉब करता है तो लड़का सेटल हो गया है। लड़का कहां सेटल हो गया? ये हो गया है सर जी आपके बुलंदशहर में, बुलंदशहर में लड़का सेटल हो गया है। ठीक है, अब जो विवाह है, विवाह क्षेत्र इसमें कहां है? विवाह क्षेत्र इसमें कहां है? सर बुलंदशहर में ब्याह हुआ है। ठीक है, बुलंदशहर क्या है? बेरातन है सर, ये उत्तर प्रदेश में है बुलंदशहर। तो यहां मान के चलिए कि विवाह का स्थल है, विवाह स्थल, विवाह स्थल कौन सा हो गया? बुलंदशहर हो गया। छोरी रोहतक की है और छोरा हिसार का है, पर रहन कितलागरे हैं। रहते कहां हैं सर जी? ये मेरठ में रहते हैं। अभी वर्तमान इनका पता है, वर्तमान मेरठ में रहते हैं, क्योंकि बुलंदशहर इनको पास पड़ जाता है। तो अब इनमें से किसी भी स्थान पे जो कभी ना कभी इनसे संबंधित रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर केस दर्ज कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक जगह होगी, बिल्कुल नहीं। जहां रहते हैं या जहां रहे हो, एक साथ रहे हो, वहां पर यह केस दर्ज किया जा सकता है। राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ओके सचिन भाई, वो सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मुझे इतना बता दीजिए कि मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत है बाबू? नहीं सर जी, ओके 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 भाई क्षमा। अब ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। बात आई समझ में आपको? मेरे ख्याल से तो आ गई होगी। अब हम लेट सपोज हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं धारा 9। धारा 9 में हम देखते हैं धारा 9 क्या कहती है। धारा 9 क्या कहती है बेसिकली कि अगर कोई वयस्क पुरुष किसी बच्ची से शादी कर ले तो क्या होगा? यदि एक वयस्क पुरुष, यदि वयस्क पुरुष, यानी वयस्क पुरुष, इसको लिखने का तरीका है वयस्क पुरुष द्वारा, वयस्क पुरुष द्वारा, ठीक है, बच्ची यानी जिसको बोलते हैं कि भाई छोटी बच्ची, छोटी बच्ची, छोटी बच्ची इसके अंतर्गत बोला जाएगा। ठीक है, यानी एक वयस्क पुरुष यदि एक बच्ची से विवाह कर ले, वयस्क पुरुष द्वारा, ठीक है, बच्चा, बच्ची से विवाह पर शास्ति, बच्ची से विवाह पर शास्ति। पनिशमेंट फॉर एन मेल अडल्ट फॉर मैरिंग ए चाइल्ड, punishment for a male adult
मैरिंग अ चाइल्ड, मैरिंग अ चाइल्ड, मैरिजिंग अ चाइल्ड। अगर कोई बच्चे से शादी कर ले तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कितनी सजा उसको मिलेगी? सर जी सजा तो उसको काफी मिल जाएगी। आप मान के चलिए 1 साल तक की सजा मिलेगी, कठोर कारावास 1 साल तक का, रिगोरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा। ठीक है जी हाँ, क्या मैंने बताया इसमें कारावास कितना होगा, उसका कारावास कितना होगा, जेल कितनी दिन की होगी सर जी उसको? सर जी जेल आप देखेंगे उसको जो कारावास होगा वो 1 साल का होगा, 1 ईयर, 1 ईयर, अप टू 1 ईयर आपको देखने को मिल जाएगा, अप टू 1 ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको जो सजा आपको देखने को मिल जाएगी दैट इज बेसिकली, इसको जो नहीं 1 लाख है, सॉरी 1 लाख है वो, 1 मिनट बच्चे, वो 1 लाख है, यहां 2 साल की होगी, 2 ईयर होगा, 1 लाख तो फाइन है, फाइन है 1 लाख, फाइन है 1 लाख, फाइन कितना है वो, फाइन है 1 लाख, जुर्माना कितना है, जुर्माना है 1 लाख, जुर्माना है 1 लाख, 1 लाख, ये भी अप टू में है। और जो सजा मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कठोर कारावास, कठोर कारावास होगा, कारावास होगा, रिगोरस इंप्रीजनमेंट। क्या होगा बाबू, रिगोरस इंप्रीजनमेंट, रिगोरस इंप्रीजनमेंट, रिगोरस, रिगोरस इंप्रीजनमेंट, प्रिजोनमेंट, रिगोरस इंप्रिजनमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, राइट, रिगोरस इंप्रिजनमेंट हो जाएगा। ठीक है, सजा 2 वर्ष की रहेगी, कठोर कारावास की। क्या आप, बहुत कॉमन सा है, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, चलिए फटाफट से। अच्छा ये तो चलो हो गई, अब एक बात बताओ, अगर कोई आदमी, मतलब मैं तुमसे एक बहुत कॉमन सी बात पूछ रहा हूं, उसके बाद तुम धारा समझ जाओगे, धारा का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक बड़ा आदमी है, उम्र ठीक ठाक है भाई, चौकी उम्र लाग रही है, 24-25 साल का छोरा है, और एक छोरी तो ब्याह कर दे, हैं 17 साल की छोरी तो ब्याह कर दे, तो गलत है भाई, वो गढ़ा गलत है, वो क्यों नहीं होना चाहिए बहरहाल। पर चलो भाई जो भी है, उड़े सजा पूरी मुकम्मल की गई है। ठीक है, ऐसा कोई करेगा तो भाई सजा मिलेगी। लड़का वयस्क कब माना जाएगा, जब उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, याद रखना। ठीक है सर, मूल विधि की बुक बता दो रिंकू पूरी। मेरे ख्याल से वैसे आपको किताब की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए पर्याप्त है, फिर भी चाहते हो तो आपको जो है 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना। अब पढ़ने पे ध्यान लगाओ, अगर किताबों से सिलेक्शन होते तो दुकान वाले इंस्पेक्टर होते हैं, पता है ना ये बात, ध्यान दो बाबू। इजी, इसका जो जवाब आपने पूछना है कठोर कारावास क्या है, आगे आने वाली धाराओं में उसको व्याख्यात किया गया है, बहुत ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं, धारा 9 की हम बात करते हैं, धारा 9 की हम बात करते हैं। चलो जी, धारा 9, धारा 9 हमने जैसे ही बात करी, उसके बाद अगला आता है बच्चे धारा 10, तो हेडिंग डाल लीजिए धारा 10। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसमें एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको शायद समझ में आए। एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एक पर्सन है, ठीक है। अब ये पर्सन जो जाता है, एक परिवार में जाता है, एक परिवार के पास जाता है, एक परिवार के पास जाता है, एक छोटा सा परिवार है ये मदर, ये फादर, और इनकी एक बच्ची भी है। इस बच्ची की उम्र है 16 ईयर्स। अब ये जो आदमी है, ये आदमी जो है, ये इनको कहता है कि इसकी शादी कर देते हैं। ये आदमी इनको बहलाता है, इनको बहलाता है, फुसलाता है, बहलाता फुसलाता है, और इस लड़की की शादी करा देता है। इस 16 साल की छोरी का ब्याह करा देता है। अब वो सामने किसी बच्चे से कराए, सामने किसी वयस्क से कराए, डजंट मैटर, विवाह करा देता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो इसमें दोषी कौन है, दोषी इसमें कौन है बताइए। भाई आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना हुआ है मैथमेटिकल? अगर आपका पुलिस क्लियरेंस है, पुलिस का क्लियरेंस अगर आपका है तो आपकी जॉब मिल जाएगी, पुलिस का क्लियरेंस नहीं है तो होल्ड हो जाएगी। मैंने आपसे क्या पूछा, बहुत ध्यान से बताइए, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात बताइए कि अगर इसमें किसकी गलती है, इस लड़की की शादी हुई,
पेरेंट्स की गलती है क्या रे, फिर ये क्या है, इसकी क्यों नहीं गलती है, ये भी तो कर रहा है। लो उसके माँ बाप, अबे ये भी तो गलत आदमी है। हाँ, इसमें जो गलत है ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये दोनों ही गलती यहां पर कर रहे हैं। तो इसके लिए धारा बनाई गई कौन सी, 10 नंबर की। ठीक है, अब इसको लिखने का क्या तरीका है, 10 नंबर की धारा इसके लिए बनाई गई, तो लिखने का तरीका क्या है। मतलब वैसे तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई किसके अपराध यहां पर सजा होने वाली है, लेकिन इस चीज को आप लिख लेंगे, बाल विवाह को अनुष्ठानित करने वाले के लिए सजा, बाल विवाह को अनुष्ठानित करने वाले के लिए सजा, बाल विवाह को अनुष्ठानित करने वाले के लिए सजा, अनुष्ठानित करने वाले के लिए सजा, वाले के लिए सजा। ये केस आपने बहुत कॉमन देखा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोग आके बहका देते हैं, अरे छोरी तो भाग जाएगी, अरे कितना ही बड़ा हो गया छोरी ने तो 16 साल हो लिए, अब तो इसका ब्याह कर दो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। तो इसको आप लिख लेंगे, पनिशमेंट फॉर सोलेमाइनिजिंग, सोलेमजिंग, पनिशमेंट फॉर सोलेमाइनिजिंग of child marriage, for child marriage, child marriage। सोलमाइजिंग का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना। अगर आप उसको अनुष्ठानित कर रहे हैं, अगर आप उस विवाह को अनुष्ठानित कर रहे हैं तो वह पूर्णतः गलत होगा। अगर विवाह को आप अनुष्ठानित कर रहे हैं तो वह पूर्णतः गलत होगा। संपन्न करे, संचालित करे, निर्देशित करे, संपन्न करना, संपन्न कराएं, ठीक है, संचालित करें, निर्देशन करें, निर्देशन करें, दुष्प्रभावित करें, कान भरे, दुष्प्रभावित करे तो ये गलत है। दुष्प्रभावित करे तो सभी के लिए एक ही सजा है। ठीक है, संपन्न कराए, कंडक्ट कराए, कंडक्ट कराए, मैनेज करे, इंस्ट्रक्ट करे, प्रकट करे, प्रोवोक करे, इन सभी के लिए सजा है। और सजा वही है, 2 साल का कठोर कारावास। 2 साल का कठोर कारावास क्या है, पनिशमेंट, सजा क्या है, 2 वर्ष की सजा है, 2 वर्ष की सजा। और वो भी कौन सी, रिगोरस इंप्रिजनमेंट, कठोर। 1 लाख तक का फाइन, और 1 लाख तक का फाइन, 1 लाख तक फाइन, 1 लाख तक का फाइन तक का जुर्माना, या दोनों, और बोथ, और बोथ, या दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे, और बोथ। लेकिन बड़ी बात इसमें क्या है, इस प्रकार से जो सजा दी जाती है या कुछ भी होता है, इसमें बड़ी बात क्या है कि आपको इसके बारे में समझना होगा। ठीक है, आपको इसके बारे में समझना होगा। ठीक है, चलो अब अगर कोई बाल विवाह को प्रमोट करता है उसके लिए कितनी सजा है, ये तो चलो एक कॉमन सी बात होगी कि किसी ने किसी को भड़का दिया, ब्याह करा दिया, छोरी का था, ठीक है, ये बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि कोई बाल विवाह को प्रचारित प्रसारित करता है, प्रचारित या प्रसारित करता है, बाल विवाह को बढ़ावा देता है, बढ़ावा या अनुमति देने के लिए सजा, बाल विवाह को बढ़ावा, बाल विवाह को बढ़ावा या बाल विवाह को बढ़ावा, बढ़ावा या प्रचारित, प्रचारित या अनुमति देने के लिए सजा, अनुमति देने के लिए सजा, मति के लिए सजा, सजा इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पनिशमेंट फॉर प्रमोटिंग, गिविंग परमिशन, इसको क्या बोलते हैं, पनिशमेंट फॉर, पनिशमेंट फॉर प्रमोटिंग, प्रमोटिंग, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्रमोटिंग या सोलेमाइनिजिंग,
सोलेमाइनिजिंग और एक्सेप्टेंस टू चाइल्ड मैरिज। अब एक बात बताओ, एक ब्याह हो रहा था, दुष्प्रभावित नहीं समझा, दुष्प्रभावित का मतलब होता है किसी के कान भरना, उसको दुष्प्रभावित करना कि अपनी छोरी का ब्याह कर दे, 17 की होने लग रही है, 2 साल ब्याह ना कराना, किसी छोरे के ले चली जाओगी, दुष्प्रभावित हो गया ये। ठीक है, किसी के थॉट प्रोसीजर्स को अपने हिसाब से इंपैक्ट करना। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है ना, दिस इज वेरी कॉमन, हमारे इधर बहुत कॉमन एग्जांपल है ये। इसे कहते हैं लोग आके, ठीक है, ऐसे कहते हैं लोग आके, आई हियर्ड विद माई ओन ईयर्स। आपने भी सुना होगा भाई। अब मैंने ये बताया कि बाल विवाह को प्रचारित, अब एक लेट्स सपोज देयर इज अ फंक्शन, ठीक है, ये एक बहुत कॉमन सी बात है कि किसी के विवाह हो रहा था, एक महिला और इसकी शादी हो रही है, ठीक है, और इसकी उम्र जैसा मैंने बताया, इसकी 15 ईयर्स है और इसकी उम्र जो है 16 ईयर्स है, इनकी शादी हो रही है। अब इनकी शादी का फंक्शन चल रहा है, इनकी शादी का फंक्शन चल रहा है, तो इस फंक्शन के अंदर जो लोग पहुंचे हैं और उन्होंने शिकायत नहीं करी, क्या वो लोग सही हैं? क्या वो लोग सही हैं? नहीं सर, वो सही नहीं है। विवाह हो रहा है, बाल विवाह आपकी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी आप शिकायत नहीं कर रहे हो, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है ये। तो कहने की बात यह है कि ये बढ़ावा देने वाली बात हो गई। आप वहां जाकर रसगुल्ले तोड़ रहे हो, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि वहां लड़की जो है छोटी है, ये नहीं दिखाई दे रहा कि लड़का जो है छोटा है, आप पेल रहे हो रसगुल्ले, गलत बात है। तो वो भी पूर्णतः इसमें गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा। हर कोई इसमें शामिल होता है, माता पिता के जो भी बच्चा है, बच्चे की माता पिता, संरक्षक, कोई भी संघ, कोई भी संगठन या उसका कोई भी सदस्य इसके अंदर लागू होता है। ठीक है, याद रखें। हम भाई वहां हो रहा है भैया किसी बालक का, वहां तुम तोड़ रहे रसगुल्ले का, ना 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 काले वाले खाऊंगा, सफेद नहीं खाऊंगा, ये क्या बात हुई? ठीक है, चलिए, आप शिकायत कर सकते हैं, जाके पुलिस में शिकायत कर दीजिए, सिंपल। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है? माता पिता हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, उसका संरक्षक हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी संस्था हो सके हैं, कोई भी संघ हो सके हैं, ठीक है, ये चीज है। पेरेंट्स हो सकते हैं, प्रोटेक्टर हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, यूनियन हो सकती है, ये सब इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, बात को समझने की पूरी प्रयास व कोशिश यहां पर आपको करनी होगी, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, समझिएगा। सजा कितनी है? सजा सर, इसमें सजा कितनी है? सजा वही है बाबू, 2 इयर्स, वही है 2 इयर्स। फाइन कितना है? वही है 1 लाख, अप टू 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, और इसमें भी है बोथ भी हो सकता है, कैन बी बोथ, बोथ भी हो सकता है। बट एक बड़ी बात, महिलाओं को सजा नहीं मिलेगी, महिला इसमें अपवाद है, महिलाओं को इसमें सजा नहीं मिलेगी। अपवाद है वुमेन्स, अपवाद क्या है? अपवाद है इसमें, क्या अपवाद? एक्सेप्शन है वुमेन्स, एक्सेप्शंस क्या है? वुमेन। महिला कोई भी इसमें शामिल होगी तो उसको सजा नहीं मिलेगी, वुमेन को सजा नहीं मिलती, वुमेन्स को सजा नहीं मिलती। वुमेन मेंस नहीं होता, वुमेन होता है खाली, वुमेन। वीमन आपकी जितनी भी होती है विमेन, विमेन को कोई सजा नहीं मिलती, विमेन को कोई भी सजा इसमें नहीं मिलती। ठीक है, विमेन को कोई सजा नहीं मिलेगी, फाइन लग सकता है विमेन को, पर सजा नहीं मिलेगी। विमेन को सजा नहीं मिलेगी, फाइन लग सकता है इस पे। विमेन के लिए सजा तो नहीं है, बट इस पे फाइन लग सकता है, बट इस पे फाइन लग सकता है। सजा नहीं होगी बट फाइन लग सकता है। कृपया करके इसको लिखिए, कृपया करके इसको लिखिए, अगर समझ पाए फटाफट लिखिए। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, चल जाएगा। मोहम्मद रजा, बात आई समझ में? क्या आप समझ पाए? बेहतरीन। यदि आप समझ पाए हैं तो बिना किसी परेशानी के बताइए, बिना किसी परेशानी के बताइए अगर आपको कोई समस्या नहीं आई है। फटाफट क्लास को एक बार ताबड़तोड़ तरीके से कर देंगे लाइक, क्योंकि वो भी जरूरी है ना, लाइक करते ही चलिए। ठीक है, अगर आप यहां तक समझ पाए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोटेड, नोटेड, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं धारा 11 आपने लिख ली होगी, अब हम धारा 12 की बात करते हैं। अब आपकी ज्यादा धारा बची नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पर कूदने वाले हैं।
सीधा क्वेश्चंस पर कूदने वाले हैं। अब धारा 11 हमने कर दिया, देखा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम बात कर चुके हैं। धारा 12 की बात करते हैं, निम्न परिस्थितियों में बाल विवाह का शून्य होना। लीजिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 12, कुछ विशेष परिस्थितियों में बाल विवाह का शून्यकरण होना। कुछ विशेष परिस्थितियों में बाल विवाह का शून्यकरण होना। कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में बाल विवाह का शून्यकरण होना। विवाह का शून्यकरण, शून्यकरण, नलिफिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन सम सर्टेन केसेस। नलिफिकेशन, वॉइडेबिलिटी भी लिख सकते हैं, नलिफिकेशन भी लिख सकते हैं। नलिफिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन सम सर्टेन केसेस। चाइल्ड मैरिज in some certain cases, in some certain cases, certain cases, कुछ सर्टेन केस होंगे जिसके अंदर जो विवाह होगा वो पूरी तरीके से नलीफाई हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन दी गई है, इसके लिए कंडीशन दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, या इसको लिखते हैं वॉइड ऑफ, वॉइडेशन लिख सकते हैं, नलिफिकेशन लिख सकते हैं, वॉइड लिख सकते हैं, वॉइड, वॉइड हो जाना। नल वॉइड बोलते हैं, नलिफिकेशन नहीं बोलते, वॉइड ही होता है। तो किन परिस्थितियों में, किन परिस्थिति में हो सकता है? अब मान के चलो किसी की शादी हुई थी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मतलब तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे एक बात बताओ, ठीक है, थोड़ी सी एक बात हम बात करते हैं। एक लड़की की शादी हुई, हम बात कर रहे हैं 2020 की, 2020 में एक छोरी का ब्याह हुआ। अब लड़की की जो उम्र थी उस समय वो थी लगभग 16 साल की। अब लड़के का जो उम्र था उस समय, लड़का जो था वो उस समय था, आप मान के चलिए 18 साल का। इनकी शादी हो गई, इनकी शादी हो गई। आज की डेट में, अब 2025 चल रहा है, क्या चल रहा है बाबू, 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है। क्या हम इस शादी को लेकर केस कर सकते हैं? इस शादी को लेकर केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे भाई लड़की की उम्र आज की डेट में कितनी हो चुकी है? 16 थी, 5 बढ़े 6 5 11, 21 साल की तो हो चुकी है छोरी, ठीक है। लड़का कितने का हो चुका है? सब 23 साल का हो चुका है छोरा। तो 2025 में तो केस ही नहीं हो सकता। अब तो क्योंकि वो क्या हो गए, अब तो सर वो पूरे हो गए ना वयस्क, अब कैसे केस हो जाएगा? राइट, जी हाँ। तो इसमें बात क्या बताई गई है? इसमें बात कही गई है कि विधि पूर्ण संरक्षता में लेना या बहला फुसलाकर विवाह कराना, ठीक है। तो कहने की बात क्या है कि विधिपूर्ण संरक्षण में लेकर, विधिपूर्ण संरक्षण में लेकर, बहला फुसलाकर विवाह कराना, फुसलाकर विवाह करना, कर विवाह कराना, किसी को बहकाकर उसकी शादी करा दी। अगर यह बात क्लियर होती है 10 साल बाद भी क्लियर हुई ना, तो भी विवाह तोड़ दिया जाएगा। अगर बलपूर्वक विवाह कराया गया है, अगर बलपूर्वक फोर्सफुली विवाह कराया गया है तो भी ऐसा ही होगा। फोर्सफुली विवाह कराया गया है तो भी ऐसा ही होगा। बलपूर्वक कराया गया विवाह, बलपूर्वक किया गया विवाह, बलपूर्वक किया गया विवाह, वो भी नलीफाई हो जाएगा। एंड क्रय विक्रय करके किया गया विवाह, क्रिया विक्रय करके किया गया विवाह, करके हुआ विवाह, हुआ विवाह भी नलीफाई होगा। विवाह करने वाले जो पक्षकार होंगे वो भी आरोपित होंगे, विवाह करने वाले जो पक्षकार होंगे वो भी इसके अंतर्गत आरोपित होंगे, ठीक है, याद रखना। मेरे ख्याल से कोई समस्या इसके अंतर्गत आपकी नहीं आएगी। यदि आती है तो फटाफट मुझे बताइए। मेरे ख्याल से कोई समस्या आपको आनी तो नहीं चाहिए, यदि फिर भी है तो आप बता सकते हैं। कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर कोई समस्या है, देख लिया जाएगा।
बताइए इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? टेकन ऑन एंटाइज्ड, टेकन ऑन एंटाइज्ड, टेकन और एंटाइज्ड, टेकन और एंटाइज्ड बाय टेकिंग इन लॉफुल अथॉरिटी, बाय टेकिंग इन लॉफुल अथॉरिटी, अथॉरिटी। ठीक है, याद रखना। मैरिज अंडर फोर्स, मैरिज अंडर फोर्स, अंडर फोर्स, मैरिज अंडर फोर्स। और थर्ड है मैरिज बाय परचेज, मैरिज बाय परचेज। अगर ये कभी भी इस तरीके से किया गया विवाह, अगर बाद में भी ये चीज सर्टिफाई होती है तो विवाह कैंसिल मान लिया जाएगा। एक बच्चा था, पता नहीं कहां गया, कह रहा था एक दूसरी क्लास में जाने के बारे में बात कर रहा था। एक बार उसका मैं नाम देख लूं, मैं देखता हूं क्या करना है। बच्चे देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस क्लास में अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ है, तो कृपया करके वो समझदारी तो दिखाओ, है ना। चले थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर इस प्रकार का कोई बच्चा मैं क्लास में आगे से देखता हूं तो उस हिसाब से बातें करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 12 क्या कहता है। सेक्शन 12 में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आई होगी, सेक्शन 12 में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आई होगी, ठीक है, याद रखना। फटाफट से नोट करिए बिना किसी परेशानी के। अब सेक्शन 13 में हम न्यायालय की शक्ति की बात करते हैं, सेक्शन 13 में हम न्यायालय की शक्ति की बात करते हैं। सेक्शन 13 है न्यायालय की शक्ति की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं लाइकों को 300 के पार पहुंचा देते हैं, ठीक है ठीक है। अब सेक्शन 13 की बात करते हैं बाबू, इसमें न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख है। सेक्शन 13 न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख है, सेक्शन 13। अभी ज्यादा आपके नहीं बचे हैं सेक्शंस, क्योंकि इसके बाद आपको 3 सेक्शन ही और पढ़ने हैं बस। सेक्शन 13 में आप देखेंगे न्यायालय की शक्तियों का विस्तार, शक्तियों की व्याख्या इसमें की गई है, व्याख्या इसमें की गई है। एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियरी पावर्स, एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियरी पावर्स, जुडिशियरी पावर्स, पावर्स, एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियरी पावर्स। तो न्यायालय की शक्तियों का जो उल्लेख है वो दरअसल हम किस प्रकार से देख सकते हैं, वो थोड़ा समझिए कि न्यायालय, इसमें सबसे पहले बात आती है कि मामला कौन दर्ज कर सकता है, मामला कौन दर्ज करेगा, मामला कौन दर्ज करेगा, मामला कौन दर्ज करेगा, कौन दर्ज करेगा, मामला कौन दर्ज करेगा। हु विल फाइल द केस, हु विल फाइल द केस, हु विल फाइल द केस, या फिर फाइल नहीं कह सकते, हु विल जुडिकेट, जुडिकेट केस, हु विल जुडिकेट केस, मामले को कौन देखेगा, ठीक है। तो आप याद रखना, महानगर है तो महानगर मजिस्ट्रेट, या तो महानगर मजिस्ट्रेट देखेगा, मजिस्ट्रेट देखेगा, या तो आपका महानगर मजिस्ट्रेट देखेगा, या फिर जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी न्यायिक जज प्रथम श्रेणी न्यायिक जज, प्रथम श्रेणी न्यायिक जज इसमें देखेगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, राइट, देखेगा वो, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर इसको सूचना मिलती है, सूचना मिलने पर इसको पता लगा कि कहीं पर विवाह होने वाला है, ठीक है, चलो विवाह होने वाला है, ठीक है, चलो विवाह होने वाला है। बिट्टू बेटा आराम से बैठ जाओ, बहुत शांति से, ठीक है, बहुत प्यार से। आपको अभी अंदाजा नहीं है आपने क्या लिख दिया कमेंट में, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए बाबू कि यहां क्या कहा गया है कि जैसे महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में बात कही गई है, यह आपका यह आदेश पारित करेगा। सूचना प्राप्त हुई कि हाँ जी बाल विवाह होने लग रहा है उड़े, तो इसको जैसी सूचना प्राप्त मिली, ठीक है, तो वहां फटाफट से हम बात करते हैं, ठीक है, जी हाँ। तो अगर हमने क्या बताया यहां पर, बहुत ध्यान से समझना, बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर, बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर, सूचना प्राप्त होने पर, होने पर रोकने का आदेश देगा, रोकने का आदेश देगा,
आदेश देगा। जैसे ही बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई तो वो तुरंत रोकने का आदेश दे देगा। अब जैसे ही रोकने का आदेश दिया, अगर किसी ने उसकी अवहेलना कर दी तो बस खेल खराब है। अगर कोई उसकी अवहेलना करता है तो 2 वर्ष की सजा है। इसकी अवहेलना करने पर, आदेश की अवहेलना करने पर ही विल, या फिर जज विल मेक ऑर्डर्स, जज विल मेक रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स, जज विल मेक रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स ऑन इंफॉर्मेशन। अगर जज को कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई तो वो रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स बना देगा। अगर रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स की किसी ने अवहेलना कर दी, इनकी अवहेलना होने पर, इनकी अवहेलना होने पर 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा होगी। और बच्चे इसमें फाइन कितना होगा? फाइन अप टू 1 लाख, 1 लाख तक का फाइन इसमें हो जाएगा। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि किसी फीमेल को इसमें सजा नहीं मिलेगी, कोई सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए। नो फीमेल विल गॉट पनिशमेंट, गॉट जेल्ड। किसी महिला को सजा नहीं मिलेगी, महिला को कारावास नहीं मिलेगा, महिला को नहीं मिलेगा। तो ये चीज इसमें आपको देखने को मिलती है सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कृपया करके इसको लिख लीजिए। इसके बाद आपको जो देखना है, ठीक है, इसके बाद जो आपको देखना है, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं, फटाफट से। धारा 14 है जो इसी से रिलेट करती है। आदेशों की अवहेलना के पश्चात, इस प्रकार के आदेश अगर किसी के लिए जारी हो गए हैं, उसके बावजूद भी विवाह होता है तो वह विवाह शून्य होगा। आदेशों के बाद होने वाला विवाह शून्यकरण करार दिया जाएगा। यह सेक्शन 14 है। मान के चलो इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए, उसके बाद भी जिसके लिए आदेश जारी किए गए, पहुंचने में टाइम लग गया, इतनी देर में छोरी का ब्याह हो लिया, फिर शून्य करार दे दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 14 बताया गया। आदेश जारी करने पर न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने के बाद, आदेश जारी करने के बाद हुआ विवाह, आदेश जारी के बाद हुआ विवाह शून्य होगा। आदेश जारी के बाद हुआ विवाह क्या होगा? शून्य होगा। Marriage will be void after court orders. If marriage took place after orders, it will be void. Void मतलब शून्य करार हो जाएगी। बात ही समझ में? मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे बिना परेशानी के। अब हम क्या देखेंगे? सेक्शन 15, सेक्शन 16, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने होंगे। सेक्शन 15, सेक्शन 16, और उसके बाद बहुत आसान तरीके से सेक्शन 16, 15, 18, सेक्शन 16, 15, 18 और 19। 16, 15, 18, 19 हमें देखने हैं। 16, 15, 18, 19 बस अगले पेज पे खत्म हो जाएंगे। 16, 15, 18, 19। सेक्शन 16, ठीक है, या सेक्शन 16 तो हम क्यों ही देखें, पहले वाला सेक्शन इसका देख लेते हैं। ठीक है, 15 देख लेते हैं, 15, 16, 18, 19 देख लेते हैं। 15 सेक्शन 16, सेक्शन 18 और सेक्शन 19, बस यही हमें देखना है। उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। तैयार हो ना क्वेश्चंस के लिए? सेक्शन 18 और सेक्शन 19 फटाफट बताइए अगर तैयार हो तो। इसके बाद ये जो एक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत छोटे छोटे से एक्ट हैं, बहुत प्यारे प्यारे से एक्ट हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चंस के लिए तैयार है? एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिए। सेक्शन 15 में क्या कहा गया है कि जितने भी केस इस प्रकार के होंगे, अपराध सारे के सारे संज्ञेय अपराध होंगे और गैर जमानतीय होंगे।
इन अपराधों का संज्ञेय, इन अपराधों का संज्ञेय और गैर जमानतीय होना, संज्ञेय और गैर जमानतीय होना। इन अपराधों की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। जो नेचर होगा, नेचर ऑफ दीज क्राइम्स, नेचर ऑफ दीज क्राइम्स, नेचर ऑफ दीज क्राइम्स, दीज क्राइम्स वो कैसी होगी? कॉग्निजेबल होगी, कॉग्निजेबल होगी, संज्ञेय और गैर जमानती होगी, नॉन बेलेबल, गैर जमानती होगी, गैर जमानती होगी, नॉन बेलेबल होगा। ऑफेंस वुड बी नॉन बेलेबल, बेलेबल होगा। इस तरीके की बहुत सारे अपराध हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट? यस सर, वेरी गुड। कैच के रखो सिस्टम, एक बार फटाफट से बता दो। ठीक है, चलो बढ़िया। राजन भाई क्या हाल है? बढ़िया। इसके अंदर बताया गया है कि जो भी अधिकारी इसके अंतर्गत कार्य करेगा उनकी शक्तियों का जो ब्यौरा है वहां दिया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की बात की गई है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की बात की गई है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की बात की गई है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की बात की गई है, अधिकारी की बात की गई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी इसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, प्रोहिबिशन ऑफिसर, प्रोहिबिशन ऑफिसर। कौन नियुक्त करेगा? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? नियुक्त करेगी राज्य सरकार, राज्य सरकार। अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट बाय स्टेट। कितने? संख्या अलग अलग है। ठीक है, चलिए। इसकी जो संख्या है, संख्या आवश्यकता के अनुसार होती है, संख्या आवश्यकता अनुसार होती है, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता अनुसार होती है, कोई फिक्स नहीं है। कितनी संख्या हो सकती है? जितना राज्य को उचित लगे। राज्य को लगता है एक जगह 10 करा ले, एक जगह 20 करा ले, वो राज्य के ऊपर निर्भर है। जितना राज्य चाहता है उतनी इनकी संख्या हो सकती है। ठीक है जी हाँ। इसके अलावा फटाफट से समझिए कि भाई इसका कार्य क्या होता है। अब तुम खुद बताओ, बाल विवाह को रोकना, अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसको गिरफ्तार करना और लोगों को यह बताना कि बाल विवाह गलत है। ठीक है, चलो इसका काम क्या होता है? बाल विवाह रोकना, बाल विवाह रोकना इसका काम है। अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसको दंडादेशित करना, मतलब गिरफ्तार करना। केवल ये गिरफ्तार कर सकता है, इसके अलावा नहीं। ठीक है, याद रखना। उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करना, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई व साक्ष्य उपस्थित कराना, कानूनी कार्रवाई करना, कानूनी कार्यवाही प्लस साक्ष्य एकत्रित करना, साक्ष्य एकत्र करना, एकत्र करना। और थर्ड पॉइंट होता है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि चलो बाल विवाह रोक दिया, उल्लंघन करने वाले अधिकारी हो गया, बाल विवाह के दुष्प्रभावों को समाज में बताना, बाल विवाह दुष्प्रभावों को समाज में बताना, बताना कि यार ये कितना गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज को बताना। राइट, मेरे ख्याल से आप इसको भी समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 18 देखो, जितने भी सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सरकारी अधिकारियों के द्वारा सद्भावना पूर्वक किए कार्यों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सद्भावना पूर्वक सरकारी कर्मचारियों द्वारा सद्भावना पूर्वक कार्यों पर कानूनी कार्रवाई नहीं। सद्भावना पूर्वक कार्यों पर कार्यवाही नहीं। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। आई है तो फटाफट से बताइए कि जी दिक्कत आ गई हमें, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आई होगी। फटाफट बताओ। ठीक है, चलो फटाफट से।
प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, प्रोटेक्शन इन एक्शन, प्रोटेक्शन of action taken in good faith, action taken in good faith, in good faith, good faith में कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर है? दैट इज वेरी गुड। सेक्शन 19 क्या कहता है? कानून बनाने की जिम्मेदारी, इस एक्ट पर कानून राज्य बनाएगा, इस एक्ट पर कानून राज्य बनाएगा, इस एक्ट पर कानून राज्य बनाएगा, और राज्य बनाएगा, राज्य बनाएगा। सब्जेक्ट ऑफ स्टेट टू मेक लॉ, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट टू मेक लॉ, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट टू मेक लॉ। एक बार मुझे बता दो, क्या पूरा अधिनियम आपको समझ में आया? क्योंकि अब मैं क्वेश्चन कराने के लिए तैयार हूं। कमेंटों की आपकी गति बताएगी कि आप क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं नहीं। आपकी कमेंटों की गति मुझे बताएगी। जितने भी बच्चे क्लास में उपस्थित हैं सबके सब फटाफट से कमेंट करेंगे। अगर आप पोल चाहते हो पोल के हिसाब से बता दो, जो चाहते हो वो बता दो, पर फटाफट बता दो, हटो बच्चों, क्योंकि यहां पे कंप्लीट हो जाता है। संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल क्या होता है? जब अरेस्ट के लिए वारंट नहीं चाहिए तो वह कॉग्निजेबल होता है। अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाता है इसमें, अरेस्ट विदाउट वारंट। फटाफट बताइए, विदाउट वारंट और विदाउट जुडिशियल परमिशन, विदाउट वारंट और विदाउट जुडिशियल परमिशन। फटाफट से बताइए बाबू। जी जी सर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हटो बच्चों, हटो बच्चों, खुल के खेलो। कमेंटों में वो आग नहीं आई। अगर क्वेश्चंस के लिए तैयार है तो बता दो, ठीक है? क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं तो बता दो, फटाफट बताइए। सर धारा 17 नहीं बताई भैया। जो चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं वो लोक सेवा होते हैं, लोगों के कार्य के लिए होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं। वो धारा 17 में लिखा है, जरूरी नहीं है, ठीक है? लिख सकते हैं वैसे, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स टू बी द पब्लिक सर्वेंट, लिख लेना धारा 17 में। तत्तू जरूरी नहीं है वो। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना धारा 17 है ये। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ है कि मैं अगर कोई चीज करा रहा हूं सटीक करा रहा हूं, ठीक है? चलिए, लड़की का क्या होगा अगर शून्य करार दे दिया गया? अमित मेरे भाई, आप धारा 5 पढ़ लीजिए, धारा 4 पढ़ लीजिए, आपके डाउट दूर हो जाएंगे। गर्दा उड़ाइबा, ये लीजिए। अब क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको सबसे पहले एक्ट पढ़ाया, अब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। आपके सामने पहला ही क्वेश्चन आया है, फटाफट बताइए। पहला क्वेश्चन बहुत जोर का आपके सामने है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? चाइल्ड किस धारा में परिभाषित होता है? फटाफट बताओ, फटाफट से बताइए। मैंने क्या बताया कि जो बालक की परिभाषा है वो बाल विवाह अधिनियम 2006 में किस धारा में बताई गई है? कमेंटों में लगा दीजिए आग, ठीक है? चलो फटाफट से मुझे बताओ बिना किसी परेशानी के। अरे आंसर दो, पोल तो बाद में मिलेगा, पोल वाले के पेमेंट नहीं हुआ अभी। चलिए आगे मुझे बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज 2 दैट इज परफेक्ट। 2A में है। बाल विवाह की 2 में है, 3 में कोई ऐसी खास परिभाषा नहीं होती, ना ही 3 में होगी, ठीक है? 2 में क्या है? क ख ग। ग के अंदर आपको देखने को मिल जाती है जो भी संयोजित पार्टियां होती हैं उनकी परिभाषा गा में होती है, ठीक है? 2 के ख में आपको परिभाषा देखने को मिलती है बाल विवाह की। अगला सवाल, अच्छा ये सिर्फ हिंदी में है क्योंकि ये सवाल बाबू आपका यूपीएसआई में आ चुका है 2017 में। ये केवल और केवल हिंदी में इसी वजह से लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इंग्लिश में लिखना चाहता था पर स्पेस नहीं बचता पेज पर। कृपया करके इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। अधिनियम के अनुसार, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है पूछा है। अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था या थी, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। जिला अदालत में व्यवस्था प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करने में ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक अज्ञाप्ति प्राप्त की जा सकती है। एक अज्ञाप्ति, ठीक है, यानी एक एप्लीकेशन के समय जिला अदालत दोनों पक्षों को उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तु को लौटाने का आदेश देगा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है?
फटाफट से मुझे बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बिना परेशानी के इसके अंदर आप बताएंगे स्टेटमेंट सही कौन सा और सही नहीं है। फटाफट से देखो बाबू, अगर मैं बात बताऊं तो अधिनियम के अनुसार करार वाले पक्ष की इच्छा पर समय से प्रत्येक बच्चा का विवाह अयोग्य है, यहां तक ये सही है। जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द कराने के लिए याचिका दाखिल करने, दरअसल विवाह के 2 वर्ष का इसमें उल्लेखीकरण किया जाता है, ना कि 3 वर्ष का। ओनली क्यू इसमें करेक्ट होगा, ओनली क्यू इसके अंदर करेक्ट होगा, केवल क्यू। यूपीएसआई में आता है 2017 में, क्योंकि एक एप्लीकेशन देने के समय जिला अदालत में दोनों पक्षों को उसके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी या उपहार के मूल्यवान वस्तु लौटाने का आदेश देता है। बिल्कुल देता है, जिससे कि उसका भरण पोषण हो सके, जिससे कि उसका रेजिडेंस बन सके। तो 2 का क्यों होगा। अगला सवाल, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत व्याधीश कौन जारी कर सकता है। धारा 13 के अंतर्गत व्याधीश कौन जारी कर सकता है। व्याधीश का मतलब क्या होता है, व्याधीश का मतलब क्या होता है, यानी कि आदेश व्याधीश। अब व्याधीश क्या होता है, थोड़ा हार्ड आदेश होता है, उसको व्याधीश कहा जाता है। तो कौन जारी कर सकता है। धारा 13 तो मैंने पढ़ाई थी आपको, धारा 13 तो मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, आज ही की क्लास में पढ़ाए हैं, बिना परेशानी के बता दीजिए। लल्ला सर जी, ऐसा व्याधीश जारी करने का जो अधिकारी क्षमता है, या तो वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की होगी या महानगर मजिस्ट्रेट की होगी, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जेएमएफसी होगा या महानगर मजिस्ट्रेट होगा। शाबाश, इट्स वेरी गुड। ये होती हैं अच्छी बातें, समझ पाए ना। चलो, इसी बात पे लाइक बराबर बननी चाहिए भैया क्लास में। ये लीजिए अगला सवाल, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का संबंध का प्रावधान है। जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होता है, इसके बारे में कहां पर व्याख्या की गई है, कौन सी धारा ऐसी है जो इसके बारे में बात करेगी। ठीक है, धारा 14 है, 18 है, 15 है, 16 है, कौन सी है, फटाफट बताइए, बिना परेशानी के बताइए, बिना परेशानी के बताइए। ठीक है, चलो फटाफट से बिना परेशानी के बताइए। देखो बच्चे, मैंने बताया था कि धारा 16 के पहले क्लॉज के अंदर इसके बारे में व्याख्या की जाती है। ठीक है, कल की क्लास में देख लेना, इसको उल्लेखित किया हुआ है, आज की क्लास में भी किया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य बाल विवाह अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित है। भाई सेम क्वेश्चन आ गया है, इसमें प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां कर्तव्य की बात की गई है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज बदल के आई है। ये दरअसल आपको यूपीएसआई में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इस तरीके से चेंज हुआ, बट आंसर वही रहेगा। राइट, आगे बढ़िए। पूछा जा रहा है यूपी कांस्टेबल मींस 2014 का सवाल है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज में महिलाओं की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब इसमें से ऐसी क्या चीज है जो महिलाओं की खराब स्थिति में योगदान नहीं करता, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, महिलाओं की खराब स्थिति में कौन योगदान नहीं करता, यह पूछा जा रहा है। फटाफट इसके बारे में चर्चा करें। महिलाओं की देखिए स्थिति खराब नहीं है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए, महिलाओं की खराब स्थिति में कौन योगदान नहीं करता, आंसर करो इसका। यूपी पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं बात करता हूं, दो चाइल्ड मैरिज है भैया, खराब स्थिति बनाता है, यह महिलाओं की खराब स्थिति के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डाउरी खराब स्थिति के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेल डोमिनेंस सोसाइटी भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी अगर कोई पुरुष प्रधान है तो वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट द पॉइंट इज कि रीमैरिज, जो पुनर्विवाह है, महिला का पुनर्विवाह है, पुनः विवाह है, वो तो उस चीज को, स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है, ना कि खराब करता। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अगला सवाल, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, फटाफट बताओ तेजी से कि शारदा अधिनियम किस चीज से संबंधित है। शारदा अधिनियम किस चीज से रिलेट करता है। शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटर्स। शारदा अधिनियम किस चीज से रिलेटेड है, बिना परेशानी के बता दीजिए। कौशल द्विवेदी, बच्चे यूट्यूब चल रहा है ना आपका, क्लासेस यहां पे भी अवेलेबल है, वो चल जाएगा ऐप भी, ठीक है, शाम तक चल जाएगा। शारदा अधिनियम किस चीज से रिलेटेड, सर ये चाइल्ड मैरिज से रिलेट है खाली, ऑल ऑफ द अबव मत करो गधो। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत में लड़के और लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या है, बहुत ध्यान से समझना। लड़के और लड़की, लड़के पहले हैं, तो लड़के के लिए जो एज बताई गई 21 वर्ष और 18 वर्ष बताई गई है, ऑप्शन ए 21 वर्ष और 18 वर्ष बताई गई है।
अब इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर 21-21 होगी, कि लड़के के लिए भी 21, लड़की के लिए भी 21। भैया इस एक्ट में अभी परिवर्तन नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तब का हम तब देखेंगे। आगे बढ़िए। भारत में बाल विवाह की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? फटाफट बताओ, बाल विवाह अधिनियम कब आपका पारित किया गया? बाल विवाह अधिनियम आपका कब पारित किया गया, फटाफट से बताइए। सर बाल विवाह अधिनियम जो पारित किया जाता है वो कब किया गया है, फटाफट बताओ। ऑप्शंस की वजह से हम आराम से खेल जाएंगे। 2006 में पारित किया गया है। वैसे अगर हम बात करें तो वह जनवरी 2007 में उसमें सिग्नेचर हुए हैं। 1 नवंबर 2007 से यह लागू हुआ है। वेरी गुड। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह को उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरण घोषित किया जाएगा जो विवाह के समय बालक था? या अगर किसी बच्चे की शादी होती है तो वह जो भी विवाह हुआ है वह कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, वह कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। ये बात कहां लिखी हुई है? एनी मैरिज विल बी नलिफाई इफ एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज चाइल्ड। ठीक है, चलो सर ये बात बताई गई है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में ये बात बताई गई है, सेक्शन 3 में बताई गई है कि अगर कोई भी एक पक्ष भी उसके अंदर बच्चा है तो खेल उसके अंदर खराब हो जाएगा। सेक्शन 3 में बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, मूल विधि के सिलेबस की बात हो जाती है। ठीक है, मूल विधि के सिलेबस की बात हो जाती है। तो बस इसके अंदर अब आगे आपको इसमें से कौन सा एक्ट चाहिए वो जरूर बताना कि कौन सा एक्ट अगला पढ़ाएं। ये एक्ट यहीं पर कंप्लीट होता है, लेकिन बता जरूर देना कि इसमें से कौन सा एक्ट अब आपको चाहिए। अब आपसे जो मुलाकात होगी वो अगली क्लास में होगी मूल विधि की में। मैं कंप्लीट जीएस भी लाने के बारे में सोच रहा हूं और मैं शुरुआत करूंगा अपने सबसे बेहतरीन और सबसे खास सब्जेक्ट पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स से। पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ये मेरे सबसे ज्यादा अधिकतम जो है बेहतरीन सब्जेक्टों में से एक है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बहुत जल्दी ही विचार करेंगे। ठीक है, तो अगर आप तैयार होंगे तो उस हिसाब से भी तैयार होंगे, आप ही के साथ तैयार होंगे, ताबड़तोड़ तैयार होंगे। तो इसमें से अब कौन सा एक्ट आपको चाहिए वो आप बता दीजिए। शुरुआत में अगर हम बात करें, शिक्षा का अधिकार रह गया है, इसको भी सोच लेते हैं, करा देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 एक्ट आपके पूरे हो चुके हैं और इसी प्रकार से मैं आपकी सारी क्लासेस को यूट्यूब पर पूरा कराऊंगा। बस आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं किसी भी अपने मित्र को कि अगर मूल विधि पढ़नी है तो दिस इज द वे। ठीक है, चलिए बताना ये क्लास आपको कैसी लगी है, सीरीज आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो उसके बारे में जरूर बताना। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।